हेलो चिल्ड्रन। आज प्यारे बच्चों नमस्कारम। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे वर्ण विचार। जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि व्याकरण को सुविधा के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है ना। व्याकरण हम अच्छे से पढ़ सकें तो सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, फिर वाक्य विचार। आज हम इसमें शुरू करेंगे वर्ण विचार। इसमें हम वर्ण विचार यानी शब्दों की बनावट, उच्चारण, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो वर्ण विचार पढ़ने से पहले हमने और क्या क्या चीजें जान ली है। हमने यह भी जान लिया है कि जो हम अपने भाव हैं, अपने विचार हैं, उनको व्यक्त करने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। भाषा जो होती है वो क्या होती है, हमारे भावों और विचारों को व्यक्त करने का साधन होती है। भाषा के दो रूप होते हैं। सॉरी, भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। और भाषा के लिखित रूप को ध्वनियों के लिए कुछ निश्चित चिन्ह क्या किए गए हैं, अंकित किए गए हैं, बताए गए हैं, जिनको हम लिपि कहते हैं, है ना। इन लिपि चिन्हों को ही हम वर्ण कहते हैं। ठीक है। भाषा के दोनों रूप वाक्यों से मिलकर बनते हैं, यानी कि जो भाषा है, भाषा का रूप किससे बनता है, वाक्य से बनता है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, जो मैं ये बात बता रही हूँ पूरा एक सेंटेंस बोल रही हूँ, वाक्य बना बना के बोल रही हूँ, है ना। और ये वाक्य जो होते हैं सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। मैंने इतनी कुछ मिला, बहुत सारे शब्द 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 मिलकर तब एक वाक्य बना, है ना। इन इन शब्दों से मिलकर, इन पदों से मिलकर बनते हैं। और जो ये शब्द होते हैं इनकी संरचना कैसे होती है, इनकी संरचना होती है वर्णों के संयोग से, यानी वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। तो हमने क्या सीखा, वर्ण होते हैं, वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं। ठीक है। वाक्य किससे बने, शब्दों से मिलकर बने, शब्द वर्णों से मिलकर बने। और अब इससे कुछ नीचे नहीं होता, है ना। तो हमने क्या जान लिया कि जो वर्ण होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसको डेफिनेशन के रूप में लिख लेते हैं, है ना। वर्ण की क्या डेफिनेशन हुई, वर्ण की डेफिनेशन हुई, वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि है, ध्वनि है, जिसके और टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, नहीं किए जा सकते, इनको हम और नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे अ, ठीक है, या आ, ई, है ना, क, ख, ग, इस तरह के पूरी जो हमारी वर्णमाला है वो सब क्या आती है, वर्ण आती हैं। अब इनका क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, वर्ण से मिलकर क्या बना, वर्ण से मिलकर शब्द बने, शब्द से मिलकर वाक्य बने। ठीक है। अब जैसे कि कोई वाक्य है, क्या वाक्य है, क्या लिखे वाक्य, पेड़ पर बंदर बैठा है। ठीक है, पेड़, पेड़ कैसे बनेगा, प धन ए, ए कैसी एक मात्रा है पेड़ पर, ये
पेड़, ड़ अ, यानी ये बना पेड़। ठीक है, ये क्या हो गया, शब्द बन गया। ये वर्ण है, वर्णों से मिलकर क्या बने, शब्द बने। आप शब्द से मिलकर वाक्य बनाने हैं। प अ र अ, पेड़ पर। ठीक है, फिर शब्द बना ब अ न द अ र अ, ब बन, ब पूरा है और ना आधा है, बन द र। ठीक है, फिर है ब बड़ी ए, ठ आ बैठा, ह ए है। अब यहां से हम समझ सकते हैं वर्ण क्या है, ये रहे वर्ण। ठीक है, इनसे मिलकर क्या बना, शब्द। पेड़, पेड़ एक शब्द है। पर शब्द है। बंदर शब्द है। बैठा शब्द है शब्द है। ये शब्द एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगे हुए हैं, है ना। कैसे लगे हुए, सार्थक पदों में, सार्थक शब्द एक लाइन से लगे हुए। पेड़ है, बंदर पर बैठा, ऐसे नहीं है। पेड़ पर बंदर बैठा है, तो ये क्या बना, वाक्य बन गया। ठीक है, ये सारे क्या बने, ये शब्द बन गए। ये सब क्या है, ये वर्ण है। तो वर्ण क्या हुआ, अब इससे और ज्यादा हम नहीं तोड़ सकते। तो वर्ण से मिलकर शब्द, शब्द से मिलकर वाक्य, वाक्य से मिलकर वाक्य शब्दों से मिलकर बना है, शब्द वर्णों से मिलकर बना है। और वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी ध्वनि होती है, जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका, इसके अंतर्गत आता है, इसके बाद आता है वर्णमाला। क्या आता है, वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है, अब जितनी भी भाषाएं होती हैं उसमें अनेक ध्वनियां होती हैं। ठीक है, और प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण बताया गया है। इन वर्णों को लिखने का एक विशेष क्रम भी बनाया गया है। ऐसे नहीं कि कोई भी कहीं भी आ जाए, एक विशेष क्रम होता है। इन्हें व्यवस्थित किया गया है और वर्णों की इसी व्यवस्था को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे तो लिखते हैं, ए जेड आई के एम को ऐसे तो याद नहीं करते, उसका एक सीक्वेंस बना दिया गया है, वो चीज ही हम पढ़ते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, अल्फाबेट कहलाते हैं। ऐसे ही हिंदी में ऐसी ही व्यवस्था की गई है कि छोटा आ है, फिर बड़ा आ है, छोटी ई है। तो याद करने की सुविधा के लिए ये चीजें लिखी गई हैं। तो इनको व्यवस्थित रूप से सेट किया गया है और उन्हें कहते हैं हम वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होता है, वर्णों का, वर्णों का व्यवस्थित, वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है, कहलाता, ओहो, कहलाता है। ठीक है, ये हो गई वर्णमाला की परिभाषा। वर्ण का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अब वर्णमाला में क्या है, कितने वो हैं देखते हैं। ठीक है, वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, अब हम इनको देखते हैं। वर्णमाला में क्या होते हैं,
वर्णमाला को दो उसमें मतलब उच्चारण के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। हम इसको और जानकारी ले लें, फिर हम वर्ण लिखते हैं, वर्णमाला लिखते हैं। ठीक है, वर्णमाला जो है वो उच्चारण के आधार पर, फिर इसको भी सीखेंगे, उच्चारण के आधार पर वर्णमाला के दो भाग हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, इसमें भी कई भेद हैं, वो हम वर्णमाला अभी लिखते हैं तब देखते हैं। पहले देखते हैं कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले आता है स्वर। स्वर में कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ऋषि, ए एड़ी, फिर ए ऐनक, ओ ओखली, ओ औरत। ये हो गए टोटल 11। कितने हैं ये? 11। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, फिर एक होता है अनुस्वार। ठीक है, क्या होता है? अनुस्वार। अनुस्वार में क्या आता है? अंग। ठीक है, आ, इसकी मात्रा, अच्छा इनकी मात्राएं हम बाद में लिखते हैं, इनकी मात्राएं लिखेंगे। ये हो गया एक, सारी चीजें हम यहां लिख लेते हैं, ये एक। ठीक है, तो टोटल तो भी हम ढंग से कर पाएंगे। फिर होता है विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग क्या होता है? आहा दो बिंदी, इस तरह की। ये भी हो गया एक। अब आते हैं व्यंजन। ठीक है, अब क्या आते हैं? व्यंजन का वर्ग। ठीक है, ये मैं पहले ही लिख देती हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। का वर्ग, का वर्ग में क्या है? क, ख, ग, घ, अना। ठीक है, फिर क के बाद च वर्ग, च वर्ग, च, छ, ज, झ और इया, चूल्हे वाली मैया। ठीक है, फिर ट वर्ग, ये आएगा ट, ठ, ड, ढ, अना। ठीक है, इसमें डा और ढा ये दो और ज्यादा होते हैं। जैसे हम पेड़ लिखते हैं तो इसके नीचे ये बिंदी वाला आता है। ठीक है, और इसके ढ, जैसे ढक्कन, ये ढ, ये ढपली, ढ, ढ यूज हो रहा है, और ढा, ढ, ढा। ठीक है, इस तरह से ये दो और एक्स्ट्रा होते हैं इसमें, पांच तो ये हैं, दो और। ठीक, चलिए, इसके बाद ट वर्ग के बाद आता है त वर्ग। त वर्ग, त, थ, द, ध, ना। फिर है प वर्ग, प, ह, ब, भ, म। ठीक है, फिर ये आते हैं चार, य, र, ल, व। ये क्या होते हैं? अंतःस्थ। ठीक है, इनको कहते हैं अंतःस्थ। ये होते हैं य, र, य, र, ल, व। इसके बाद आते हैं ऊष्म। ऊष्म व्यंजन, य, र, ल, व, श, 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 ह। फिर आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, छ, त्र,
ज्ञ और एक श्र। ठीक है, अब ये चीज हो गए। अब देखिए कितने होते हैं, हम टोटल इसमें करते हैं और देखते हैं कितने हमारे वर्णमाला हुई। ठीक है, कितनी वर्णमाला हुई, अब हम ये गिनते हैं और इनको टोटल करते हैं। अब आप समझ जाएंगे। अब ये कितने हैं, 5, 10, 15, 20, 30, 31, 32। ठीक है, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। 44 ये हो गए, 45, 46 और ये हो गए 46 और ये कितने हो गए, नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 10 15 20 25, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। ठीक है, ये 33 ये हैं और 34, 35 ये सारे मिला के हो गए 35 यहां तक। ठीक है, ये हो गए 35 और ये चार, और ये जो संयुक्त व्यंजन है ये चार, अब हो गए क्योंकि मैंने इनको 5 5 काउंट कर लिया था इसीलिए, है ना। अब देखो 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27 और 28, 29, 30, 31, 32, 30, 34, 35, 35 हो गए। अच्छा 35 प्लस 4, 39, 40, 41 और 51 और 10, 52। तो टोटल हो गए हमारे 52 वर्णमाला, सॉरी वर्ण, 52 वर्ण। ठीक है, इस तरह से हमारे क्या हो गए, 52 वर्ण हो गए जो स्वर और व्यंजन में डिवाइड है। ठीक है, स्वर और व्यंजन में हमारे ये डिवाइड है। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे होता है ये। अब हमने यहाँ पढ़ लिया। अब हमने देखा कि वर्णों के किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजन में दो पार्ट में डिवाइड है। स्वर हमने ये पढ़ ही लिए, स्वर में ये अनुस्वार विसर्ग ये सब आ गए। व्यंजन में ये सारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अंतस्थः ऊष्म, क्योंकि ये इसको बोलते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है इसीलिए। संयुक्त व्यंजन ये छत्रज्ञ श्र होते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, दो अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। किन दो अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, चलिए इनको भी इसमें ही देख लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं स्वर के बारे में। अब ये किन दो अक्षरों से मिलकर बना होता है, अब क्या है, ज्ञा, ज्ञा ज्ञानी जो है, ये देखते हैं ज्ञा, फिर है त्र, और अरे पहले छ है, चलो छत्रज्ञ, हाँ छ छत्री, त्र, फिर ज्ञ, फिर श्र, एक लाइन से लिख लेना, हम ऊपर नीचे क्यों करें। छ जो है, ये वाला छ जो है ये किससे मिलकर बना है, क प्लस श। जब वर्णों का संधि करने को आता है ना, वर्ण का संधि विच्छेद करो इन सब का, तब आप ये देख सकते हैं, ये बना क धन श मिलके छ, त्र, त धन र, ये दोनों मिलके बने त्र, और आ लगा देंगे तो ये तो हलंत है ना, ये नीचे हलंत है इनके नीचे। ठीक है, ये सब हलंत है इनके लिए, छत्र ज्ञाश्रा। ठीक, कश। अब ज्ञा, ज्ञा किससे बना, ज और चूले वाली मैया, इया जिसको कहते हैं, श्र, श और र से मिलकर बना। क्लियर, तो इस तरह से ये मिलकर बने हैं और सबके नीचे हलंत लगा है, यानी इसमें अभी स्वर ऐड नहीं है। अब हम पढ़ते हैं स्वर के बारे में कि स्वर होता क्या है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अब हम, स्वर। स्वर क्या होते हैं बेटा जी, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना रुकावट के मुख से निकलती है उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, इसकी हम लिखते हैं डेफिनेशन। जिन
वर्णों का के उच्चारण में हवा हवा बिना रुकावट के मुख से निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना रुकावट के मुख से निकलती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसा कि हमने वर्णमाला में भी पढ़ लिया है, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है। स्वरों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, यानी कि इसीलिए वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। ठीक है। कितने स्वर हैं? हिंदी में 11 स्वर हैं। 11 स्वर हैं। ठीक है। जैसा हमने पहले अभी पढ़ा था, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली और औरत। ठीक है। अब इन स्वरों के भी भेद होते हैं बेटा। इन स्वरों के भी भेद होते हैं, क्योंकि कुछ स्वर तो धीरे बोले जाते हैं, एक मात्रा का टाइम लग रहा है, जैसे अ। ठीक है। ई, उ, री, इसमें अब इसमें क्या है? 2 मात्रा का टाइम लगेगा। कैसे? आ, आम। ठीक है। अम थोड़ी बोलेंगे हम, आम। ठीक है। इसमें 2 मात्रा का टाइम लग रहा है। ईख, ई में भी क्या लगा? 2 मात्रा का टाइम लगा। अब ऊन, ऊ मतलब इसमें भी 2 मात्रा का टाइम लग रहा है। ए, आए, ओ, ओ, इनमें भी 2 मात्रा का टाइम लग रहा है। तो इस तरह से हम इसमें डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो स्वर होते हैं 3 भागों में डिवाइड। स्वर कितने भाग में डिवाइड होते हैं? 3 भाग में डिवाइड होते हैं। स्वर के भेद, स्वर के भेद ऐसे लिख लेते हैं हेडिंग। स्वर के भेद, पहला कौन सा होता है? ह्रस्व। ह्रस्व यानी जिसमें 1 मात्रा का टाइम लग रहा है, शॉर्ट, है ना? तो ये हो गया ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ यानी बड़ा टाइम लगना। तीसरा है प्लुत, यानी इन दोनों से भी ज्यादा टाइम लगना। तो इन सब के आगे लिखना है आपको स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो होते हैं उनमें 1 मात्रा का टाइम लगता है, उनको बोलने में, उनको उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है, यानी 1 मात्रा का समय लग रहा है। हम इस तरह से 1 मात्रा से सीख सकते हैं, याद रह सकता है ना। तो उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं और इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। और ये कितने होते हैं? ये संख्या में होते हैं 4। यानी कि इसको लिखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय या फिर आप मान सकते हैं कम समय या 1 मात्रा का, ठीक है, 1 मात्रा से भी याद रह सकता है ना, 1 मात्रा काल का समय लगता है। ठीक है। काल का समय लगता है, 1 मात्रा काल लगता है, उसे हम स्वर कहते हैं, स्वर कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट इसका क्या है? ये मूल स्वर भी होते हैं। ये क्या होते हैं? ये मूल स्वर होते हैं या इन्हें मूल स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये संख्या में 4 होते हैं। ये कितने होते हैं? ये संख्या
संख्या में 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। इसके बाद दूसरा नंबर, ये तो पहला हो गया। दूसरा नंबर होता है ह्रस्व के बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी जिसमें 2 मात्रा का या लंबा टाइम लगता है। ठीक है, यानी ह्रस्व स्वर से दुगना टाइम लगना चाहिए। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगना समय या 2 मात्रा काल लिख सकते हैं, या 2 मात्रा काल लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? ये संख्या में 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से? इनके अलावा जो बचे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये होते हैं। अब इसका लास्ट और थर्ड आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ये कोई एक पर्टिकुलर स्वर नहीं है। ये क्या है बेटा? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण की तुलना में 3 गुना टाइम लगे, ठीक है, उन्हें कहते हैं प्लुत स्वर। क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 3 गुना, ठीक है, या तिगुना, 3 गुना या तिगुना भी कह सकते हो, या 3 मात्रा का 3 गुना समय या 3 मात्रा काल लगता है, तो वे क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं? गाना गाते हैं, राग ज्यादा होता है, आपने इस तरह का लिखा हुआ म्यूजिक में देखा होगा, ठीक है। जैसे हम ओम लिखते हैं, ओम, यानी कि 3 मात्रा का टाइम लगना, इसका मतलब होता है 3, ठीक है। ये ज्यादातर हिंदी में हम यूज नहीं करते, लेकिन गाने में, है ना, किसी को बुलाने में बोलते हैं ना ए, तो ए में क्या करते हैं हम? ए तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा बोलते हैं, है ना, ओए, तो ओए, ओम। गाना में गाते हैं तो 3 टाइम गाना है या 3 गुना टाइम लगाना है, आ ज्यादा करना है, तो वो शो करने के लिए हम इसका निशान लगाते हैं। इसका मतलब होता है 3 गुना, ठीक है। अब है हमारा स्वरों की मात्राएं, ठीक है। स्वर में कैसे मात्राएं लगाई जाती हैं, स्वर की क्या मात्राएं होती हैं? स्वरों की मात्राएं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं जो होती हैं, आ स्वर के अतिरिक्त, स्वर कितने हमने गिने थे? 11, है ना। आ स्वर के अतिरिक्त अन्य स्वरों के साथ जब व्यंजनों का मेल होता है, तो स्वर अपने मूल रूप में नहीं लिखे जाते। जैसे लिखते हैं खाना,
है ना, हम लिख रहे हैं खाना। अब इसमें जो ये मात्रा लगी है ये मूल नहीं है, मतलब आ, ख, आ, न, आ इस तरह से नहीं लिखा, क्योंकि मात्रा तो हम आ की लगा रहे हैं, लेकिन हमने आ पूरा पूरा नहीं लिखा है ना। तो जो ये मूल रूप होते हैं उसमें नहीं लिखे जाते, उनके स्थान पर क्या किए जाते हैं, इनकी मात्राएं, जैसे आ की मात्रा है, इनकी मात्राएं लगती हैं। जैसे छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, ये सबके ही साथ होता है, ठीक है। तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ये ऐसी होता है। और इसके साथ जैसे हमें अनार, अनार, र, जैसे तो चलो यहाँ पूरा ही आ गया, र में भी आ मिक्स है, हलंत नहीं लगा हुआ, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती, बस इसमें लगा होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम स्वर की मात्राएं देखते हैं, स्वर देखते हैं, मात्राएं देखते हैं, उससे कुछ एक दो शब्द बनाते हैं और कैसे वर्ण, उसका वर्ण विच्छेद होता है वो देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले चलिए हम आ स्वर होता है, इसकी मात्रा कैसी होती है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसीलिए ऐसे होता है। इसका शब्द जैसे हम देख लेते हैं, घर, है ना, चल। अब इसका हम वर्ण विच्छेद देखते हैं, ये क्या हो गए, स्वर, यहां हो गई मात्रा, यहां हो गए शब्द, और यहां हो गए वर्ण विच्छेद, यानी वर्णों को अलग अलग करके लिखना, वर्ण विच्छेद। अब कैसे होते हैं, स्वर, मात्रा, शब्द, वर्ण विच्छेद, ये बन गया हमारा एक तरह का बॉक्स। इसको आगे हम बनाते जाएंगे, यहाँ मात्रा शो करेंगे, यहाँ उससे रिलेटेड दो एक एग्जाम्पल लेंगे और वर्ण विच्छेद। जैसे घ हलंत, आ, इसकी मात्रा र, हलंत और आ, ये हो गया वर्ण विच्छेद, घ र। ऐसे ही च, च क्योंकि व्यंजन है इसलिए हलंत लगा, इसमें आ हमने बाहर निकाल लिया है, ल, आ, चल, क्लियर। तो ये हो गया हमारा आ की मात्रा। अब है बड़े आ की मात्रा। बड़े आ की मात्रा का क्या लगता है, इस तरह से डंडा लगता है, ठीक है, यानी कि ये मूल रूप में नहीं आएगा, आ की मात्रा लगेगी। जैसे खाना, गाना, ठीक है, और भी बहुत सारे, मामा, चाचा, दादा, पापा, सब में आ की मात्रा लगी हुई है। अब इसका वर्ण विच्छेद कैसे करने हैं, ख हलंत, बड़े आ की मात्रा, फिर न और आ, खा ना। ऐसे ही ग, आ, न, आ, गाना, क्लियर। चलिए अब छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा अक्षर के पहले आती है इस तरह से, ठीक है, इसमें तो अलग से ऐसा कुछ दिया नहीं है, इसमें इस तरह की मात्रा आती है, जैसे दी, न, ठीक है, गी, न, गिन। तो क्या लिखेंगे, द हलंत छोटी की मात्रा प्लस या धन, न हलंत और धन, दी, न, ये तो आ है, ठीक है, दी न। ऐसे गिन, ग हलंत छोटी की मात्रा, न हलंत और आ, गिन। अब है बड़ी ई की मात्रा। अब बड़ी ई की मात्रा हम देखेंगे, बड़ी ई की मात्रा ये अक्षर के बाद और आगे से लगती है, ठीक है, ये बाद में लगती है, जैसे खीर। और क्या लिख सकते हैं, खीर, और नीर, नीर माने पानी, ख प्लस बड़ी ई की मात्रा
र प्लस अ। नीर में न, बड़ी की मात्रा र धन अ, नीर। अब है बड़ी की के बाद छोटा ऊ। पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब है छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा इस तरह की बनती है, अक्षर के वर्ण के नीचे लगती है। ये क्या है? चून, गुन, बून। ठीक है, तो च हलान छोटा ऊ, न और अ। ऐसे ग, ऊ, न, आ, गुण। बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से लगती है। फूल, धूल। फ हलंत बड़े ऊ की मात्रा, धन ल आ, फूल। ध ऊ ल आ, धूल। अब है री ऋषि की मात्रा। ये लगती है उस वर्ण के नीचे और इस तरह से सी जैसा। इसकी हो गए जैसे ऋषि, ऋषि तो ऋषि बन जाएगा पूरा। दृष्टि, दृष्टि। और सृष्टि, सृष्टि। इसमें क्या है? द फिर री ऋषि। ठीक है। अब है सा षटकोण आधा, यानी इसके साथ कुछ भी आ भी नहीं है। फिर टा टमाटर है, इसके साथ है छोटी ए की मात्रा। ऐसे सृष्टि का करना है। स और री ऋषि, श आधा, ट और छोटी ई। नाव। सृष्टि के बाद है री ऋषि के बाद छोटी ए से ए, नीम। छोटी ए, जैसे इसकी मात्रा होगी ऊपर अक्षर के ऊपर एक चोटी जैसे खड़ी हुई। केला, मेला, सेब। ठीक है, इस तरह की जो एक मात्रा लगती है सर के ऊपर वो होती है छोटी ए की मात्रा। अब इसको आप वर्ण विच्छेद करते हैं। का हलंत प्लस छोटी ए, ल हलंत बड़ा आ। ऐसे ही म हलंत छोटी ए प्लस ल हलंत बड़ा आ, मेला, केला। उसके बाद आता है ओ। नहीं, ओ नहीं, छोटी ए के बाद बड़ी ए। अभी तो बड़ी ए रह गई। बड़ी ए में इस तरह से दो मात्रा लगती हैं, जैसे थैला, है ना, मैला। थैला क्या है? थ धन ए, इस तरह से धन ला, धन आ। ऐसी म धन ए, ला धन आ, मैला। ए के बाद आएगा ओ, यानी एक लाइन, एक डंडा और एक मात्रा ऊपर। होश, जोश। ठीक है, इस तरह से। अब ह हलंत ओ, श हलंत और आ। ऐसे जोश का लिखेंगे जा हलंत ओ और श हलंत
आजोश। नाउ लास्ट है हमारा बड़ी ओ। बड़ी ओ की मात्रा होती है एक डंडा और ऊपर दो चोटियां। औरत, मौन, नौ। ठीक है, इस तरह के शब्द होते हैं जो कि ओ की मात्रा के हैं। जैसे बौना, मौन, ब धन, औ धन, धन आ। ऐसे मौन का बनाएंगे मौन आ। ठीक है, क्योंकि यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा है। हो गया, क्लियर हो गई। इस तरह से मात्राएं हमने सीख ली कि किस तरह से सारी मात्राएं होती हैं। व्यंजन जो होता है मूल रूप में हल चिन्ह युक्त होता है। जैसे ये है, हल लगा हुआ है, जो अक्षर के नीचे इस तरह की लाइन खींची जाती है उस चिन्ह को कहते हैं हल चिन्ह। ठीक है, और हल चिन्ह आ का मेल व्यंजन के साथ होता ही होता है, हर व्यंजन के साथ। ठीक है, उसके नीचे क्या होती है, एक इस तरह की रेखा खींच दी जाती है, हल लगा होता है, और ये बाद में गायब हो जाता है जब हम इसमें स्वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हम स्वर का प्रयोग करते हैं तो इसके नीचे की चीजें गायब हो जाती हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं इसमें। इसके बाद हमने पढ़ा था कि कुछ अनुनासिक शब्द होते हैं, कुछ अनुस्वार होते हैं, विसर्ग होते हैं। हमने ये पढ़ा था, अनुस्वार और विसर्ग पढ़ा था, है ना। अब ये और चीजें आती हैं, अनुनासिक और निर्नुनासिक। ये दो क्या चीज है, अनुनासिक, अनु और नासिक, यानी हवा कहाँ से आ रही है, मुंह से भी आनी चाहिए, नाक से भी आनी चाहिए। ठीक है, मुंह से भी आनी चाहिए और नाक से भी आनी चाहिए। ऐसी जो हवा है जो मुंह से और नाक दोनों से निकले तो वर्ण के ऊपर क्या लगा देते हैं, आपने देखा होगा चंद्र बिंदी लगा देते हैं। ठीक है, क्या देखा है हमने कि चंद्र बिंदी लग जाती है। क्लियर, कैसे लगती है, अब पहले लिख लेते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक। अनुनासिक में क्या होता है, जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुंह और नाक दोनों से निकले तो वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाती है। चंद्र बिंदु लगाते हैं उसे हम अनुनासिक कहते हैं। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। जब किसी, ठीक है, वर्ण का उच्चारण जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा कहाँ से, मुख से, मुख एवं नासिका या नाक दोनों से निकले, दोनों से निकले, उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं, अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसका कैसा निशान होता है, ये अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु इस तरह का ये निशान होता है, ये लगाया जाता है। जैसे हमने देखा है, एग्जाम्पल देखते, दांत, दांत बोलो तो दांत नाक से भी आ रही है और मुंह से भी आ रही है। पूंछ, ठीक है, हंसना, हंसना नहीं है, एक होती ऊपर से बिंदी लिखते हैं, जैसे इसमें लिखा हंस तो हाँ, और नाक से भी हवा निकल रही है, मुंह से भी। एक होता है हंस, ठीक है, ये इधर इसलिए लिख रही है क्योंकि इसका ही बताऊंगी। आप ये सिर्फ कहां से हंस, ये सिर्फ कहां से आवाज आ रही है, केवल मुख से आ रही है, हंस। ठीक है,
ये कहाँ से आ रही है? मुख से उस आ रही है, ये उसमें आती है, अनुस्वार में आती है। ठीक है, हमारी नाक से हवा निकलती है, हंस, हंस, नाक से निकल रही है। अब आते हैं अनुनासिक, ये नाक और मुंह से निकली। अब आती है निर्नुनासिक। ठीक है, निर्नुनासिक, ये और पढ़ते हैं, ये क्या होता है? निर्नुनासिक, ये हम बाद में देखेंगे, इसको इरेज कर दें। ये इरेज, ठीक है। हाँ, निर्नुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण केवल मुंह से होता है। जब किसी वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? केवल मुख से होता है, केवल मुख से होता है, उसे हम कहते हैं निर्नुनासिक, उसे निर्नुनासिक वर्ण कहते हैं, कहते हैं। क्लियर? जैसे घर, चल, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो, आदि आदि। आप कहाँ, आ, जा, चल, ठीक है, लड़, मत, इस तरह के जो होते हैं वो हो गए। अब आता है अनुस्वार, जो हमने अंग की बिंदु पढ़ी है पहले। अनुस्वार, अनुस्वार में भी जब वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें से भी हवा कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। अनुनासिक में मुंह नाक दोनों हैं, निर्नुनासिक में केवल मुख है, और अनुस्वार में उच्चारण करते समय हवा नाक से ही निकले तो उसको कहते हैं अनुस्वार। ठीक है, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक से ही निकले, उसे अनुस्वार कहते हैं। क्लियर? देखो कितने हो गए? 3 हो गए। अनुनासिक, हवा मुंह और नाक दोनों से निकले। निर्नुनासिक, हवा केवल मुंह से निकले। अनुस्वार, हवा नाक से निकले। इसमें क्या होता है? ये अंधा, ये बिंदी, इसमें क्या आता है? बिंदी का ऊपर, ऊपर अक्षर के ऊपर क्या लगती है? बिंदु लगती है, इस तरह की, ये इसका साइन होता है। अंधा, कंधा, हंस, चंचल, कंठ, जो हमने का वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग पढ़े थे, उसका लास्ट वाला वर्ग, जे अना खाली है ना, इया खाली, अना, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मान। ठीक है, तो ये सारे जो आते हैं ये चीज होती हैं, बिंदियों के रूप में हम प्रयोग करते हैं इनका, और कभी कभी इनको हम आधा लिखकर भी प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे झंडा, झंडा में हम झंडा बिंदी भी लगाते हैं और ये वाला अना भी यूज करते हैं, झंडा। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, वैसे तो शुद्ध रूप से ये होता है, लेकिन आजकल हम इसका ही प्रयोग करते हैं, झंडा। अंधा, अंधा में बिंदी तो लगा दिया, आधा ना का प्रोनाउंस हो रहा है। ठीक है, हंस, चंचल, कंठ, कंपन, कंपन, हाँ देखो कंपन, कंपन में क्या है? कम, आधा माँ आ रहा है, इस बिंदी का मतलब आधा माँ है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं अनुस्वार। अब चलिए लिखते हैं विसर्ग। हमने विसर्ग भी पहले देखा हुआ है, आहादो बिंदी से जो लगा होता है, अक्षर के पीछे 2 बिंदियां लगी होती हैं, है ना। इसका प्रयोग कैसे होता है? हा के रूप में होता है।
इस ध्वनि का उच्चारण कैसे होता है? ह, ह के समान होता है, समान होता है। और ये तत्सम तद्भव संस्कृत में अक्सर इनका यूज किया जाता है, हिंदी में कुछ कुछ होते हैं, जैसे प्रायः, प्रायः, प्रातः, ठीक है, प्रायः, प्रातः। तो इसका क्या है, ये जो है बिंदियां ये कहलाती हैं विसर्ग, और इसको हम पढ़ते हैं हा, ठीक है, पुनः। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं ज्यादातर आप संस्कृत में पढ़ोगे तो इनको कहते हैं विसर्ग। इसके बाद आता है अयोगवाह। अयोगवाह दो ही है, हमने पहले पढ़ाई हुआ है, अनुस्वार विसर्ग, ये अयोगवाह शब्द भी कहलाते हैं, ठीक है। ये अंग और आहा जो होते हैं ये वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं, और ये दोनों स्वरों के बाद लिखे जाते हैं, और इनका उच्चारण स्वरों के और व्यंजनों से अलग होने के कारण इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। स्वर के बारे में हमने ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर ली है, अब पढ़ेंगे हम व्यंजन। व्यंजन इंग्लिश में जिसको कहते हैं कॉन्सोनेंट, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुक कर मुंह से बाहर निकलती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमेशा हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि ये स्वतंत्र ध्वनियां नहीं होती हैं। जो व्यंजन होती हैं वो स्वतंत्र ध्वनियां नहीं होती हैं, ठीक है। तो व्यंजनों के बारे में हमने क्या जाना कि व्यंजन जो होता है हमेशा स्वर के चिन्हों के साथ लिखा जाता है, व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, और वर्ण जो होते हैं उनमें हवा रुककर निकलती है। तो चलिए इसकी लिख लेते हैं हम पहले डेफिनेशन के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुक कर मुख से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियां नहीं है, स्वतंत्र ध्वनियां नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है? इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से उच्चारण होता है। क्लियर? व्यंजन के बारे में हमने ये तीन चीजें पढ़नी। अब व्यंजन के तीन भाग होते हैं, ठीक है। व्यंजन के क्या होते हैं? व्यंजन के भेद पढ़ लेते हैं। व्यंजन के भेद ये कितने होते हैं? तीन होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा ऊष्म व्यंजन, ठीक है। इनके अलावा भी और व्यंजन होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजन, है ना, और भी चीजें होती हैं, द्वित व्यंजन। तो ये अलग होते हैं, इनको हम और इसी के अंतर्गत आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में।
जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करती हुई निकलती है, सिर्फ स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी जैसे क, ख, ग, घ, अना, च, ये हमारे मुख के कहीं कहीं स्पेशल स्पेशल जगहों को टच करती हुई, छूती हुई निकलती है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। जितने भी वर्ग जो मैंने पहले लिखवाए थे, आपको वर्णमाला में बताया था इसके पहले वीडियो में कि शायद इसी में आगे बताया है ना, हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही। हाँ, तो इसी में है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पा वर्ग। ये सारे ही क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु, मुख से निकलने वाली वायु उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान विशेष को स्पर्श करती हुई निकलती है, निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क वर्ग के सारे अक्षर, क के बाद च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इन सभी वर्गों के और ढड़ा, ये जैसे क, ख, ग, घ, अना, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, आना, और इन दोनों का नीचे ड़ और ढ। ठीक है, फिर त, थ, द, ध, ना, पा, फा, बा, भा, मा, ये सारे क्या हैं? स्पर्श व्यंजन है। कोई हमारे तालु को अक्षर बोलते समय तालु को छूती है जीभ, कभी दांत को छूती है जीभ, कभी मुख के आगे भाग को छूती है जीभ। तो इस तरह से ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। दूसरा क्या था? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का सा होने के कारण इसने अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स्वर और व्यंजन के बीच का होने की वजह से इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, कि इन दोनों के बीच में है। अंतः, अंतः मीन्स बीच का। ठीक है, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। पहले तो इसको लिख लें, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का सा होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन
कहते हैं। ये होते हैं चार, ये चार हैं। कौन कौन से? य, र, ला, व। अब है तीसरा इसका ऊष्म व्यंजन। जैसा कि आप ऊष्म नाम से ही समझ गए होंगे, ऊष्मा निकलना, गर्मी निकलना। जिन शब्दों को बोलने पर, है ना, ऊष्मा या गर्मी से निकले, इनके उच्चारण पहले लिख ही लें हम। इनके उच्चारण में विशेष प्रकार की ऊष्मा या ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है। उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी चार होते हैं, ये चार हैं। कौन कौन से? श, श, स, ह। ठीक है, तो ये भी चार हैं, वो भी चार हैं। अब आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें नहीं है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है, हमने सीखा था संयुक्त व्यंजन क्या होता है। भिन्न व्यंजनों के परस्पर मिलने से, संयोग होने से जो व्यंजन होते हैं वो संयुक्त हो जाते हैं, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था श के बारे में, सॉरी, श्र। ठीक है, ये है श्र। सबसे पहले यही लिख लेते हैं। वैसे था छ, त्र, ज्ञा और श्र। श्रीमान, श्रीमती ऐसे पढ़ते हैं हम, है ना। तो ये चार संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? चार होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं छ क्षत्रिय वाले के बारे में पढ़ते हैं। ये किससे मिलकर बना होता है? का और श से मिलकर बना होता है। क्या बनता है? छ। जैसे हम लिखते हैं क्षेत्र, तो क्षेत्र जब इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो कैसे करोगे आप? क धन श धन अ, नहीं आ नहीं ए, ठीक, क धन श धन ए, एक मात्रा है। और त्रा, त्रा का बारे में हमने क्या पढ़ा था? अब पहले त्रा का निकाल लें, सीख लें तभी। त्रा में था त धन रा, ये होता है त्रा। तो यहाँ क्या आएगा? त धन र धन अ, तो ये बन गया त्र, क्षेत्र। अब और भी ऐसी चीज होते हैं, कक्षा, है ना, क्षेत्र, कक्षा, इस तरह से। त्र, त्र से जैसे हमने देख लिया त्रिशूल, त्रिशूल ही आता है सबसे पहले, है ना, त्रिशूल ध्यान में। तो त्रा, त्रा कैसे बनेगा? त और रा, और ये है छोटी ई की मात्रा, मिल गया इसमें स्वर श। श, ऊ, बड़ा ऊ है, बड़े ऊ की मात्रा। ल धन अ, त्रिशूल, त्रिदेव, त्रिने, त्रिवेणी, है ना, बहुत सारे शब्द हो गए। अब त्र के बाद आ गया क्षत्रज्ञ। ज्ञ किससे मिलकर बना होता है? ज और इया से मिलकर बना होता है, चूल्हे वाली मैया, है ना। अब इसमें सबसे पहले ज्ञानी ही आता है, ध्यान में, कि ज्ञा फॉर ज्ञानी, ज्ञा से ज्ञानी। तो ज्ञानी कैसे लिखोगे? ज बनाएंगे, हलंत इया बनाएंगे, और बड़े आ की मात्रा ना, ना में कौन सी है? बड़ी ई की मात्रा, ज्ञानी। इस तरह से इनका वर्ण विच्छेद करेंगे। अब आता है श्र, ये श्र थोड़ा अलग से लिया गया है। श धन रा बनता है श्र, यानी श्रीमान, श्रीमती। हमने ये शब्द सुने हैं, श्रीमान, श्रीमती, श्री, तो ये चीजें आता है। और उसके बाद श्रुति, ये तो नाम हो गए हैं ना, तो इस तरह की चीजें हमने सुनी है, तो हम उसमें ये वाला श्र यूज करते हैं। अब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? श धन र धन, बड़ी की मात्रा श्री, धन म, धन आ, मा, और ना।
इस तरह से हमने इसके भी एग्जाम्पल्स देख लिए। ठीक है, इस तरह के हो गए। अब इसके अलावा भी स्वर रहित कुछ होते हैं जिनका मतलब मिल जाते हैं, वे भी संयुक्त व्यंजन में आते हैं। कुछ और होते हैं जो संयुक्त व्यंजन में आते हैं, जो आधे आधे लिखे जाते हैं, जैसे एक रक्त है ना, रक्त, र और आधा क, त, ये भी संयुक्त अक्षर ही कहलाते हैं। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन में ही आते हैं। रक्त, बक्स आधे वाले जो होते हैं, तो इनको भी संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक होते हैं द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या होते हैं ये और समझ लें। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन क्या होता है? द्वित्व माने ही समझ में आ रहा होगा दो, यानी ऐसे स्वर रहित व्यंजन जो स्वर युक्त व्यंजन के साथ मिलकर उच्चरित होते हैं द्वित्व कहलाते हैं। यानी दो बार उच्चरित, जैसे पत्ता, प आधा त पूरा ता, पत्ता, पत्ता। छज्जा, छ आधा ज पूरा जा, इसमें ये दो बार यूज हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह के जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? द्वित व्यंजन कहलाते हैं। अब रा जो होता है, रा, रा व्यंजन के भी अलग अलग प्रयोग होते हैं, और रा में पहले प्रयोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम रा में ऊ की मात्रा सीख लेते हैं। रा में आपने देखा होगा कुछ तो इस तरह से मात्रा लगी होती है, ये होती है छोटे ऊ की मात्रा, और एक लगी होती है इस तरह से छोटी सी लाइन खींच के, और इस तरह से, इसको कहते हैं बड़े ऊ की मात्रा। क्लियर है? तो ठीक है, अब हमने यहाँ देखिए मात्रा देख ली, छोटा ऊ बड़ा ऊ की। अब देखते हैं रा व्यंजन के विभिन्न प्रयोग। रा व्यंजन के विभिन्न प्रयोग। ठीक है, रा व्यंजन के विभिन्न प्रयोग क्या है? शब्दों में रा व्यंजन जो है वो तीन रूप में, इस रा व्यंजन का उच्चारण जो है तीन रूप में प्रयोग किया जाता है। आपने देखा भी होगा, और अभी मैं यहाँ बताती हूँ तो आपको ध्यान भी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं कि जो रा व्यंजन है, रा व्यंजन का उच्चारण तीन रूप से होता है, तीन रूप से होता है। ठीक है, अब जैसे रा स्वर रहित लिखने में भी अंतर होता है। जैसे रा का कैसे प्रयोग होता है देखते हैं। देखिए, एक तो होता है प्रश्न। ठीक है, प्रश्न। अब प्रश्न जो है कहाँ लगा? ये पा के नीचे, और इसका कैसे वर्ण का विच्छेद करते हैं? प र आ, ये बन गया प्र। श हमारा आधा ही है, श, और न आ, प्रश्न। ठीक है, दूसरा धर्म, ये अक्षर के ऊपर। ठीक है, ध अ र क्योंकि ऊपर उड़ेगा इसीलिए र म आ, धर, पहले रा पढ़ रहे हैं इसीलिए धर्म। ठीक है, रा ऊपर आएगा। तीसरा प्रयोग है ड्रम, ट्रेन। तो कैसे लिखते हैं? ट्रेन। क्या आया? ट, ठीक है, ट, ट्रे, रा बाद में आ रहा है इसीलिए हम लिखेंगे रा। ट्रे, ए की मात्रा छोटी ए की है, न। क्लियर? इस तरह से ये हमारे कुछ रा के हो गए प्रयोग। आपने इस तरह के प्रयोग देखे होंगे। ठीक है, अब उच्चारण संबंधी अशुद्धियां भी हम बहुत करते हैं। उच्चारण संबंधी अशुद्धियां करते हैं, कैसे करते हैं? जैसे क्या है, लिखते हैं अशुद्ध। यहां मैं अशुद्ध शब्द लिखूंगी, अशुद्ध, जो कि आप ज्यादातर इनका प्रयोग करते होंगे लेकिन वो गलत है, और यहां लिखेंगे हम शुद्ध रूप उसका। ठीक है, अशुद्ध, शुद्ध, ये क्या है?
उच्चारण संबंधी अशुद्धियां। उच्चारण संबंधी अशुद्धियां, हम कैसे अशुद्ध बोलते हैं और लिखते हैं। जैसे क्या होता है, आहार, हम कहते हैं आहार, जो कि होता है आहार, खाने के लिए कहते हैं ना आहार। तो शुद्ध होता है आहार और हम कहते हैं आहार। अरे हमसे नाराज हो जाएगा, नाराज नहीं होता, नाराज क्या है, अशुद्ध है, होता है नाराज। ठीक है, ये हो गया शुद्ध। हानि, अरे हानि हो गई हमको बिजनेस में या किसी में, हानि नहीं होता, हानि होता है। ठीक है, शुद्ध ये हो गया। और क्या चीज बोलते हैं, साधु, 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 ये क्या लगाते हैं हम, बड़ी यू की मात्रा, लेकिन होता है साधु। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अरे बीमार पड़ गए, बीमार, बीमार, गलत है, बीमार होता है, बीमार। ठीक है, प्रभु, प्रभु नहीं होता, प्रभु नहीं होता है, क्या होता है, प्रभु। क्लियर, शून्य, शून्य नहीं होता, शून्य होता है। ठीक है, ये गलत है और ये सही है, शून्य। ठीक है, अरे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है ना, श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेष्ठ होता है। क्या होता है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति। ठीक है, ऋण, ये चीज री ऋषि वाले में तो बहुत गलत लिखते हैं, ये लिखते हैं ऋण, ये री, ये वाला नहीं बनता, ये बनता है री ऋषि वाला ऋण, ऋण। ऋतु भी ऐसे ही लिखते हैं, आजकल लोग अपना नाम ऋतु ऐसे लिखने लगे, ये गलत है, कैसे लिखना चाहिए, ऋतु, ये सही है। ये कब आता है आपको पता चलता है, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो इस चीज की, बोलने की, पढ़ते समय ध्यान रखते हैं, तो इन चीजों की क्या होती है, गलती नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया ऋतु। फिर आता है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो आप लोग गलत लिखते हैं, गलत पढ़ते हैं, और जो कि सही चीज आप सीखते नहीं। ठीक है, चलिए इसको और एक दो चीजें लिख लेते हैं हम। अब है सीढ़ी, सीढ़ी, ये डी यूज करते हैं, सी डी, ये पेड़ वाला ये नहीं होगा, सीढ़ी होता है, सीढ़ी, ये ढा ढक्कन वाली सीढ़ी होती है। ठीक है, कहते हैं नरक, नरक में जाना, नरक नहीं, नर्क होता है। ठीक है, नरक नहीं होता, नर्क होता है। बर्फ कहते हैं, बर्फ गलत यूज करते हैं, सभी बर्फ बोलते हैं, है ना, ज्यादातर लोगों को देखा गया, तो हम सोचते हैं यही शब्द सही है, नहीं, बर्फ होता है। ठीक है, ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। टिप्पणी, टिप्पणी, टिप्पणी होता है, कौन सा रहा होता है, तीन पायणा वाला होता है, टिप्पणी, ये वाला अना होता है। ठीक है, नमस्कार, आजकल कहते हैं नमस्कार, ये नमश तो नशा बोलते हैं, तो वही लिखते हैं, जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते हैं, नमस्कार होता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिनको क्या करते हैं, हम गलत बोलते लिखते हैं। तो ऐसा नहीं, समुंदर, ठीक है, बहुत सारी, मैं जनरल चीजें लिख रही हूँ, अभी बहुत सारी बुक की चीजें तो आई भी नहीं है, ये तो जनरल चीजें हैं कि समुद्र को समुंदर। ठीक है, क्या है, समुंदर, इस तरह की चीजें। खिड़की, ढ यूज करेंगे, खिड़की। घनिष्ठ, घनिष्ठ नहीं होता, हाँ एक ये और लिख देते, घनिष्ठ होता है। ठीक है, ये है घनिष्ठ, घनिष्ठ नहीं होता, क्या होता है, घनिष्ठ, ठा ठठेरा वाला। ठीक है, विज्ञान, विज्ञान भी आजकल गलत लिखने लगे, ज्ञा, ये वाला ज्ञान लिखते हैं, विज्ञान, ये ज्ञान नहीं होता, कौन सा, ज्ञा ज्ञानी वाला ज्ञान होता है, विज्ञान। ठीक है, ये चीज, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम गलत लिखते हैं। और उंगली, आजकल तो उंगली, उंगली बहुत उंगली करना हो गया है, उंगली,
उंगली नहीं होता है, अंगुली होता है। ठीक है, अंगुली, अंग से जुड़ी हुई अंगुली, उंगली नहीं होता, अंगुली होता है। क्लियर? तो इसी, कक्षा, ये कक्षा, कक्षा होता है। हम कक्षा बोलते हैं, कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, कक्षा नहीं होता, कक्षा होता है। ठीक है, प्रोनाउंस गलत करते हैं, लिखते भी गलत है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको पता होनी चाहिए। अब हम कुछ वर्ण विच्छेद और सीख लेते हैं, जिससे कि क्या है, आपको इजी हो जाए वर्णों का विच्छेद करने के लिए। तो हम वर्ण विच्छेद कुछ और सीख लेते हैं, इजी हो जाएगा विच्छेद। ठीक है, अब जैसे है विद्या, वर्ण विच्छेद, वि द या, वा, वा में क्या है, हलन, वा में कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा, तो हो गया वी। दाब ऑलरेडी आधा है, तो इसमें हम कोई स्वर नहीं लगाएंगे, यानी अ आ इ, ई कुछ नहीं लगाने वाले। या में क्या है, बड़े आ की मात्रा है, तो हो गया ये विद्या। और देख लेते हैं प्रसन्न, रा वाले देख लेते हैं। हमने ये पहले भी लिखा हुआ है क्या, नहीं, हमने कुछ और लिखा था, एग्जाम्पल देख लेते हैं, दोबारा वही लिखने की क्या जरूरत है। प्रश्न लिखा था, ठीक है, हमने प्रश्न लिखा था, प्रसन्न, प्रसन्न यानी प र आ बन गया प्र, स अ, स पूरा बन गया। ये पहले से ही आधा ना है तो आधा ही लिखेंगे, ये पूरा ना है तो इसमें आ जाएगा, प्रसन्न। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लिखेंगे पंख, पंख, प आ के ऊपर बिंदी, ये हो गया पंख, ख, ख आ, पंख। ठीक है, इस तरह से हमने देखा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम कर सकते हैं। अभी चलिए और लिखते हैं। अब आता है जैसे त्रिशूल, क्या आ रहा है, त्रिशूल, त्रिशूल, त जैसे त्र, हमने क्या पढ़ा था, त धन, रा का आधा है ना, ये दोनों का मिला हुआ रूप त्र है। त्र में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। फिर है श, श में कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, यानी ऊन लिखेंगे। ल, ला में कौन सी मात्रा है, छोटे अ की मात्रा, तो हो गया त्रिशूल। नेक्स्ट है श्रवण, श्रवण। अब श्रवण में क्या है, श्र, श्र जो है किसका रूप है, श और र, इसमें स्वर है अ, फिर है व में भी स्वर है आ, और अना, धन अ। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कोई आधा वर्ड आ जाता है, क्यारी, जैसे पहले भी आया है, आधे को तो आधा ही लिखेंगे, क, तो इसमें कोई स्वर नहीं आएगा क्योंकि पहले ही है, तो भी कुछ नहीं है, आधा है तो आधा है। या में किसकी मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है। और रा में किसकी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, तो हो गया क्यारी, है ना। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वर्णों का विच्छेद कर सकते हैं, कुछ भी चीजें आपके सामने आए तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ सीख लिया है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।